हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यहाँ सब। हमारी क्वेश्चन बैंक की आंसर सीरीज चली है, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम केमिस्ट्री के अध्याय 2 विलियन के प्रश्न बैंक के उत्तर देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, क्योंकि लड़के पीडीएफ जमा कर के रखते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं। तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए या इनकी लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मोल प्रभाज को समझाइए। तो इसमें मोल प्रभाज के बारे में देखेंगे। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यदि विलेय की मोलों की संख्या की स्मॉल एन तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन हो तो विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। विलायक का मोल प्रभाज होगा इजिकल टू एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। नेक्स्ट देखेंगे, मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आपको मोलरता की परिभाषा पूछी है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो मोलरता किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। इसे एम द्वारा दर्शाते हैं। मोलरता एम इजिकल टू विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या अपॉन विलियन का लीटर में आयतन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। तो इसमें नॉर्मलता के बारे में देखेंगे। नॉर्मलता 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। विलयनों के कुल कुछ गुण उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों जैसे अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इन्हें अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये गुण विलेय की रासायनिक संरचना या संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित इनकी संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुण निम्नलिखित है, उन गुणों के बारे में हम देखेंगे। इसमें पहला गुण है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। सेकेंड है क्वथनांक का उन्नयन। थर्ड है हिमांक का अवनमन। फोर्थ है विलयन का परासरण दाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में जानेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली एक प्रकार की जैविक झिल्ली है जो कुछ अणुओं या आयनों को अपने से होकर पार होने देती है, जबकि अन्य को नहीं। यह कृत्रिम झिल्ली भी होती है जिसे जल शुद्धिकरण हेतु प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पीपीएम क्या है। पीपीएम या पार्ट पर मिलियन 10⁶ ग्राम विलियन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को पीपीएम कहते हैं। पीपीएम इजिकल टू विलेय का भार जो कि ग्राम में होगा अपॉन विलियन का ग्राम में भार इंटू 10⁶। नेक्स्ट देखेंगे हम लघुत्तरी प्रश्न जो कि 3 अंक के हैं। इनमें प्रश्न एक आपसे पूछा है, परासरण दाब और समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे परासरण के बारे में। किसी विलायक का अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से उत्पन्न होता है। परासरण की दिशा एवं गति दाब प्रवणता एवं सांद्रता पर निर्भर करती है। परासरण दाब के बारे में हम जानेंगे। वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर उपस्थित विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। यह घोल के आमाप में वृद्धि को रोकता है। किसी विलयन का परासरण दाब उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। परासरण दाब परासरण विभव के बराबर होता है। परासरण दाब धनात्मक जबकि परासरण विभव ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट हम समपरासरी विलयन के बारे में देखेंगे। ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपरासरी विलयन कहलाते हैं। दो समपरासरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है। जब दोनों विलयनों की सांद्रता का मान समान हो तो दोनों विलयन के लिए
परासरण दाब का मान भी बराबर होगा। अतः वे विलयन जिनके लिए परासरण दाब का मान समान होता है समपरासरी विलयन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्न 2, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए। तो इसमें हमें आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखने के लिए बोला गया है। तो इसमें हम 4 अंतर देखेंगे, आपको जो भी पसंद आए उनको आप याद कर लेना। इसमें पहला है वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त स्थिति पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त परस्पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। सेकेंड अंतर है विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर होता है। इसमें डेल वी मिश्रण इज इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट है अनादर्श विलयन, विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के बराबर नहीं होता है, अर्थात इसमें डेल वी मिश्रण नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट अंतर देखेंगे हम थर्ड, विलेय तथा विलायकों को मिलाने पर कोई ऊष्मीय परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा एच मिश्रण इज इक्वल टू 0 होता है आदर्श विलयन में। अनादर्श विलयन के बारे में देखेंगे, विलेय तथा विलायक को मिलाने पर कोई ऊष्मीय परिवर्तन होता है, इसका डेल्टा एच मिश्रण नॉट इक्वल टू 0 होता है। फोर्थ अंतर है शुद्ध घटकों के अणुओं के मध्य उतना ही आकर्षण होता है जितना कि विलयन के घटकों के मध्य होता है। अनादर्श विलयन में शुद्ध घटकों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल विलयन के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से भिन्न होता है। इनके उदाहरण देखेंगे हम आदर्श विलयन के। आदर्श विलयन के उदाहरण हो जाएंगे हेक्सेन व हेप्टेन। सेकेंड उदाहरण हो जाएगा मेथिल एल्कोहल व एथिल एल्कोहल। थर्ड उदाहरण है क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन। अनादर्श विलयन के उदाहरण देखेंगे। अनादर्श विलयन का पहला उदाहरण हो गया एथिल एल्कोहल व बेंजीन। सेकेंड उदाहरण हो गया HNO3 प्लस H2O। थर्ड उदाहरण है HCl प्लस H2। फोर्थ उदाहरण है CO प्लस क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए। H2O का अणुभार दिया हुआ है 18। तो इसको देखेंगे हम। द्रव्य के प्रति लीटर में मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता इज इक्वल टू होता है द्रव्य में मोल की संख्या अपॉन लीटर में द्रव्य की मात्रा। हमें दिया गया है कि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है, यह 1 kg प्रति लीटर के बराबर है। इसलिए 1 लीटर पानी का भार होगा इज इक्वल टू पानी का घनत्व इंटू आयतन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम प्रति लीटर में होगा इंटू 1 लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 किलोग्राम, जिसको हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। इसलिए 1 kg पानी में मोल्स की संख्या होंगी 1000 अपॉन 18। तो इसमें हमें मोल्स प्राप्त हो जाएंगे 55.56। इसलिए पानी की मोलरता 55.56 मोल्स हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे परासरण दाब क्या है, परासरण एवं विसरण में कोई अंतर लिखिए। तो इसमें हमें अंतर पूछे गए हैं और परासरण के बारे में पूछा गया है। तो हम परासरण दाब के बारे में देखेंगे। वह अतिरिक्त दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के प्रभाव को विलायक से विलयन में जाने से रोकता है, इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। तो इसका उदाहरण देखेंगे हम। चित्रानुसार एक तरफ आसुत जल भरा हुआ है जिसके ऊपर पिस्टन ए लगा हुआ है, दूसरी तरफ सोडियम क्लोराइड का विलयन भरा हुआ है जिसके ऊपर पिस्टन बी लगा हुआ है। दोनों के मध्य अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, जैसे SPM कहती है, यह अर्धपारगम्य झिल्ली है। जब विलायक के कण अर्थात आसुत जल के अणु विलयन में गति करते हैं तो इस गति के कारण विलयन वाले पिस्टन में ऊपर की तरफ दाब लगता है, जिससे पिस्टन ऊपर खिसकने लगता है। इस पिस्टन को गति को रोकने के लिए इसके विपरीत दिशा में अर्थात नीचे की तरफ दाब लगाया जाता है, जिससे पिस्टन ना खिसके। अणुओं के इस परासरण के कारण पिस्टन की गति को रोकने के लिए पिस्टन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है, क्योंकि इस दाब का मान उस दाब के बराबर है जो इस परासरण के कारण उत्पन्न होता है। अब हम परासरण एवं विसरण के बारे में अंतर देखेंगे।
तो इसमें पहला अंतर हो जाएगा, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है, जबकि विसरण में किसी भी प्रकार की झिल्ली का आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड अंतर हो गया, परासरण में कणों का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, अर्थात केवल विलायक के कण गति करते हैं, जबकि विसरण में विलायक और विलेय दोनों कण विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हेनरी का नियम लिखिए एवं उसके अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे हम। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। विशेष अक्रिय गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान अधिक होता है, अतः अक्रिय गैस कम घुलती है। ताप बढ़ाने से हेनरी नियतांक बढ़ता है, के का मान बढ़ने से गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, इसमें पहला अनुप्रयोग है, उच्च पहाड़ी स्थानों पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे वायु दाब भी कम होता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में विलय होती है, शरीर कमजोर होने लगता है, स्पष्ट सोचने की क्षमता भी कम होने लगती है। इस लक्षण को एनोक्सिया कहते हैं। सेकेंड अनुप्रयोग है, चूंकि दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है, इसलिए सोडा जल तथा शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। थर्ड अनुप्रयोग हो गया, सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए उच्च ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो जो जल का हिमांक होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल बर्फ में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर मैक्सिमम घनत्व लेते हैं हम जल का, तो यह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। परंतु यहाँ जो 4 डिग्री सेल्सियस प्रयोग किया गया है, यह जल का घनत्व नहीं है मैक्सिमम, यह जो ठंडे प्रदेश है उसका तापमान है। यहाँ -4 हो सकता है, या -7 हो सकता है, या -10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जल तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, जो कि बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्लाइकॉल जो होता है उसका हिमांक पॉइंट कम होता है। तो अब जब हम जल में ग्लाइकॉल मिला देंगे तो इसका मिश्रण जो बनेगा उसको हम मान लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस उसका हिमांक पॉइंट मिश्रण का बन जाता है। तो जब तक बर्फ नहीं जमेगी, जब तक जो तापमान होगा -10 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाएगा, तब तक बर्फ का तापमान रेडिएटर के जल का तापमान बना रहेगा, ताकि वो ठंडा कर सके इंजन को। तो जल के हिमांक को कम करने के लिए गाड़ी के रेडिएटर में हम जल के साथ ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने सभी विलियन, जो कि अध्याय 2 केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसके हमने सभी क्वेश्चन आंसर देखे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी PDF आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, तो कृपया इन सभी क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट लेकर कृपया कापी में लिख कर प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि अगर आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाए तो आप PDF अपने पास जमा करके रख लेते हैं और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो चलो, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।